नमस्कार, मैं नैन्सी सनमार्ग लाइव न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु दोष के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें सही वास्तु ज्ञान नहीं होने की वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और घर की उन्नति भी रुक जाती है। ऐसे में हमें घर बनाते समय या घर खरीदते समय सही वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य दिनेशानंद स्वामी जी। आपके स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र स्वामी जी। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी आचार्य जी, दर्शकों को ये बताइएगा कि मकान की नींव डालते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। गौमुख जमीन हो तो खरीदनी चाहिए। गौमुख जमीन में मकान बनाने से अनेक प्रकार का सुविधा होता है। पहला है कि मकान बनाने के पहले भूमि पूजा अनिवार्य है। भूमि को पूजा करने से पहला होता है कि भूमि में जो भी नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है उसको शांति किया जाता है। इसके लिए विधिवत पूजा होता है। उस दूसरी बात होता है कि भूमि पूजा करने के पहले वहाँ का जल तत्व की पहले पूजा होनी चाहिए। जल तत्व पूजा इसलिए होना चाहिए कि भूमि और जल तत्व दोनों में अनाश्रय संबंध है। भूमि तो पूजा किया और जल तत्व नहीं पूजा किया, जिससे जल दूषित होता है और वहाँ पर घर बना करके रहने से, जल पीने से अशांति अनुभव होता है। तो जल का भी पूजन होना चाहिए। भूमि पूजन के साथ साथ जल, उसी के साथ अग्नि भी पूजा होता है। भूमि और जल मिल करके अग्नि कोण बनता है। जैसे अग्नि कोण में पानी का निर्माण होता है। जहाँ पर ट्यूबवेल या बोरिंग या कुआं का निर्माण होता है उसको हम लोग अग्नि कोण कहते हैं। इसलिए अग्नि कोण का भी पूजा होना चाहिए। और भूमि पूजा के साथ साथ दक्षिण कोण की पूजा होनी चाहिए, जिसमें लोग पूजा करते हैं। अधिकांश लोग दक्षिण में ही पूजा करते हैं, दक्षिण कोण का, जिसमें नाग नागिन का प्रवेश किया जाता है। और साथ में ही नृत्य कोण को भी पूजा करना चाहिए। क्योंकि अग्नि पूजा करने के पहले नृत्य कोण का अगर न पूजा किया जाता है, नृत्य कोण का प्रधान राहु होते हैं और राहु नाराज होते हैं, जिससे मकान बनाने में असुविधा होता है। और उसमें मकान बनने के बाद भी, रहने के बाद भी वहाँ के लोग राहु से ग्रसित होते हैं और वहाँ सुख शांति में असुविधा होता है। और उससे राहु अगर शांति नहीं हुआ और उस मकान में रहने के बाद उसमें जितने भी लोग रहते हैं उसमें रात्रि में नींद की कमी आती है और उसमें संतान अगर पैदा लेते हैं तो राहु दोष लगता है, जिससे वो अशांत रहता है, पढ़ने में मन उसको नहीं लगता है, पढ़ता नहीं है, नटखट करता है, बदमाशी करता है या उनको चोट चपेट का भी अंश लगता है। और साथ साथ पश्चिम कोण को भी ध्यान देना चाहिए कि पश्चिम कोण शनि का कोण माना जाता है और शनि का शांति का पूजा भूमि पूजा के साथ नहीं कराया गया तो शनि नाराज होते हैं, जिसके चलते उसमें सुख शांति समृद्धि की कमी आती है। अब रहा कि भंडार कोण की भी ध्यान दिया जाता है। अगर भूमि पूजा के वक्त भंडार कोना का भी पूजा किया जाए तो उसमें सुख समृद्धि अन्न धन भरा रहता है। लेकिन अमूमन लोग पाया जाता है कि भूमि पूजा में सिर्फ दक्षिण कोण की ही पूजा किया जाता है, नाग नागिन का प्रवेश कराते हैं, इसे दोष पाया जाता है। पूर्ण रूपेण भूमि पूजन नहीं कराते हैं, लेकिन करानी चाहिए। चारों कोण और सप्तम भाव के साथ पूजा कराने से भूमि पूजा पूर्ण माना जाता है, जिसमें मकान बनने से सुख शांति समृद्धि और ज्ञान का पूजक माना जाता है। जी आचार्य जी, ये बताइएगा कि मकान बनाते समय जमीन की लंबाई चौड़ाई का भी महत्व होता है वास्तु के हिसाब से। जमीन की लंबाई चौड़ाई का भी महत्व होता है। अगर जमीन उत्तर और अधिक पश्चिम और पूर्व का लंबाई हो तो शुभ नहीं माना गया है। अगर दक्षिण और उत्तर का लंबाई ज़्यादा हो तो शुभ है। और मकान का रुख पूर्व हो लेकिन लंबाई उत्तर और दक्षिण ज़्यादा हो। अगर पूर्व पश्चिम ज़्यादा लंबा होता है तो जमीन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन अमूमन देखा गया है कि पूर्व पश्चिम ही लंबाई ली हुई जमीन लोग लेते हैं। इसलिए लेते हैं कि उनको जानकारी की कमी है। उत्तर और दक्षिण की लंबाई में शुभ इसलिए माना जाता है कि उत्तर से कुबेर का निवास होता है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए अगर उत्तर और दक्षिण लंबाई हो तो मकान में धन की समृद्धि होता है। उत्तर दक्षिण में लंबाई होने के कारण उत्तर साइड में जो होते हैं निशान कोण और से निर्माण होता है, उधर देवी देवता का वास होता है उत्तर। इसलिए अगर उत्तर और दक्षिण लंबा होता है तो उस मकान में देवी देवता का वास होता है। और जिस मकान में देवी देवता का वास होता है उसमें रहने में सुख शांति समृद्धि होती है। उसमें जो बच्चे जन्म लेते हैं वह अधिक आज्ञाकारी और ज्ञानी होते हैं।
तेजस्वी होते हैं और साथ साथ निरोगी भी होते हैं। लेकिन जिस मकान की लंबाई पूर्व व पश्चिम हो, अधिक लंबाई हो, तो उसमें जो सुख शांति की कमी होती है, समृद्धि की कमी होती है, उसमें जो संतान पैदा होते हैं उसमें थोड़ा सा रोग लिए हुए पैदा लेते हैं, उसमें ज्ञान की कमी होती है और आज्ञाकारी कम होते हैं, पितृभक्त उनमें कमी पाया जाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि अगर लंबाई अधिक हो उत्तर और दक्षिण, तो उसमें सुख शांति समृद्धि अधिक होता है। दक्षिण कोण माना गया है कि अगर दक्षिण साइड से अगर लंबाई उत्तर साइड से लंबाई ज़्यादा है तो दक्षिण कोण में मंगल और सूर्य का निवास होता है। दक्षिण कोण में मंगल और सूर्य का निवास होता है, इसलिए उस घर में बच्चे पैदा लेते हैं तो अधिक बलिष्ठ होते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य दक्षिण साइड से उनका कोण बनता है। तो मंगल और सूर्य जिस बच्चे को अधिक बलवान हो तो राजा के सुख प्राप्त करता है और वो अधिक बली होता है और अधिक ज्ञानी होता है, आज्ञाकारी संतान होते हैं और उस घर में जो रहते हैं वो निरोग हुआ करते हैं। जो रोगी भी अगर पैदा लिया है और उत्तर दक्षिण की लंबाई घर में रहना शुरू कर दे तो रोग ऑटोमेटिक धीरे धीरे शांत होता चल जाता है और वो व्यक्ति निरोग हो जाता है। इतना सुख देने वाला घर होता है उत्तर और दक्षिण लंबाई लिए हुए मकान को। तो और अधिक उसमें खास करके ये होता है कि जब पूरा उत्तर और दक्षिण लंबाई होता है तब उधर उत्तर का कोण गुरु का कोण माना जाता है और बुध का कोण माना जाता है। गुरु उधर दिग्बली होते हैं। ज्योतिष कहता है कि गुरु दिग्बली होते हैं और बुध भी दिग्बली हो जाते हैं। उत्तर लंबाई लिए रहता है तो ज्ञानी क्यों होता है, क्योंकि उधर गुरु का वास है और बुध का वास है। ज्ञान और बुद्धि दोनों का वास है उत्तर साइड और दक्षिण साइड है सूर्य और मंगल का, दोनों का संयोग होता है। तो सूर्य गुरु बुधादि योग बनाते हैं और मंगल और गुरु साथ में बैठ करके अधिक ज्ञानी और पंडित बनाते हैं। इसलिए उस उत्तर और दक्षिण अधिक लंबाई लिए मकान में रहने से बहुत ज्ञान की वृद्धि होता है, धर्म का वृद्धि होता है, भाग्य की वृद्धि होता है, धन धान की सुख मिलता है, राजा और ऐश्वर्य और ज्ञान का जीवन जीता है, वो ज्ञानी भी होता है। इसलिए अधिक लंबाई उत्तर और दक्षिण होनी चाहिए। नागेंद्र स्वामी जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वो लोग किराए का मकान लेते समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि अभी स्वामी जी बताया, वास्तु दोष चाहे वो किराया का मकान हो या अपना मकान हो सब पर लागू होता है। अगर उस मकान में वास्तु दोष है तो उसका एंटी एनर्जी काम करेगा, माने बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगर मकान वास्तु दोष देख करके बनाया गया है, मतलब शुभ है, तो उसमें रहने वाले चाहे किराएदार हों या मकान मालिक हों सबके लिए शुभ रहेगा। यही है, वास्तु दोष देख करके ही किराए पर लिया कीजिए। मतलब जो लोग किराए का मकान लेने वाले हैं उन लोगों को भी वास्तु का विशेष करके किस दिशा में घर बना हुआ है बिल्कुल उसका ध्यान रखना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली हो तो उस पर वास्तु दोष का कोण बदल जाता है। फर्स्ट तल्ला पर वास्तु दोष का पूर्ण रूप में लिया जाता है, लेकिन बहुमंजिली अगर इमारत बना हुआ है तो उस पर वास्तु दोष उतना काम नहीं करता है। लेकिन जो मकान पर्सनल है, एक तल्ला या दो तल्ला बनता है तो उसमें वास्तु दोष अधिक काम करता है। लेकिन बहुमंजिली होने के कारण वास्तु दोष का एक नियम है कि जितनी मकान का ऊंचाई होगा, जय तला होगा, उससे भाग दिया जाता है, यानी वास्तु दोष की कमी हो जाएगी। अगर मकान बहुमंजिली 21 तला हो, अगर 25 तला हो तो उस पर वास्तु दोष न के बराबर काम आता है। लेकिन अगर मकान 5 मंजिला हो तो उस पर वास्तु दोष पूर्ण रूप में काम करने लगता है। मकान 2 तल्ला हो तो और ज़्यादा करता है, 1 तल्ला हो तो 100% वास्तु दोष के अंदर में आता है। अगर वास्तु दोष निवारण करके मकान बना है तो सही है। लेकिन वही मकान अगर बहुत से शहर में है, बहुमंजिली है, 100 तल्ला बनता है तो उस पर कोई वास्तु दोष काम नहीं करता है। जितने ऊंचाई बढ़ेगा वास्तु दोष का कोण घटते जाता है, क्योंकि सूर्य का रे पर चलता है वास्तु दोष। वास्तु दोष जितने ऊंचा पड़ेगा सूर्य का वो जो किरण है ज़्यादा हार्ड पड़ता है नज़दीक होने के कारण, तो वास्तु दोष सूर्य के किरण से मिटते चल जाता है। और जितने कम तला पर है तो वास्तु दोष की शक्ति बढ़ते जाता है। वास्तु दोष होता है कि अगर किस स्थान पर कहाँ कौन मकान का कोण होना चाहिए, जैसे कि नृत्य कोण में शौचालय होना चाहिए या सेप्टिक टैंक होना चाहिए। आपको अग्नि कोण में किचन होना चाहिए। नृत्य कोण
अति निशान कोण में पेयजल का साधन होना चाहिए और भंडार कोण में अनाज रखने का, खाने पीने के वस्तु का रूम होना चाहिए। बाकी ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है। ड्राइंग रूम का नियम कहता है कि मकान के बीच से स्थान पर हो ड्राइंग हो। अगर मकान के बीच स्थान पर हो और बड़ी रूम हो, उसमें सामान न रखा जाए तो शुभ माना गया है। लेकिन किसी किसी के मकान में देखते हैं कि मकान के उत्तर कोण में, उत्तर और पश्चिम के कोण में भंडार से ड्राइंग हॉल बनाते हैं, तो वहाँ दोष माना जाता है। अगर मकान के पूरब में हो ड्राइंग हॉल तो दोष, वो भी दोषी नहीं होता है। लेकिन ड्राइंग हॉल में सामान रखा नहीं जाता है, भारी सामान अगर रखते हैं तो दोष पाया जाता है। और अगर पूरब के स्थान में भारी सामान मकान में रखते हैं तो उसमें भी दोष पाया जाता है। अब चलिए, मकान का स्थान में होता है कि हम सेप्टिक टैंक कहाँ हो तो नृत्य कोण में हो, पानी का टंकी कहाँ हो तो नृत्य कोण में हो। अगर नृत्य कोण में पानी का टंकी रखा गया है तो उससे भी वास्तु दोष मिटता है। लेकिन अगर वास्तु दोष मकान में नहीं ख्याल किया गया है और मकान बना, मकान में अगर पूर्ण वास्तु दोष है तो उस पर दक्षिण, मकान के दक्षिण ओर नीम के अगर गाछ लगा दिया जाए तो पूर्ण रूपेण वास्तु दोष मिट जाता है। कितना ही मकान में वास्तु दोष हो और मकान के दक्षिण कोण में अगर नीम की गाछ लगा देने से वास्तु दोष मिट जाता है। लेकिन दक्षिण, मकान के दक्षिण ओर अगर जमीन पड़ती नहीं है तो मकान के ऊपर भी अगर गाछ लगा दिया जाए दक्षिण दिशा में छत पर तो भी वास्तु दोष में कमी आता है। मतलब जो लोग घर खरीद रहे हैं या फिर जो लोग घर बना रहे हैं या फिर जो लोग घर में रहने, नए घर में रहने जा रहे हैं, तो अगर वो लोग बहु इमारत में रहते हैं, मतलब जैसे बड़े बड़े शहरों में जो होता है वैसे घर में रहते हैं, और तो उसमें वास्तु दोष नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, कम लगता है, बहुत कम लगता है। जितने मंजिला है, बहुत इमारतें में जितने मंजिल ऊपर होगा उतने भाग लगता है उसमें। तो वास्तु दोष में जितने भाग लगेगा, अगर 12 तला है तो 12 से भाग लगेगा तो आओ कम जाएगा, 15 तला है तो 15 से भाग लगेगा तो वो आओ कमता है। जितने जितने ऊंचाई भागेगा वास्तु दोष उसमें कमते चल जाता है। अगर बहुत ऊंचा मकान है तो उसमें वास्तु दोष नहीं होता है। अगर 11 तला से ऊपर हो गया तो उसमें वास्तु दोष नहीं होता है, वास्तु दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि सूर्य का किरण डायरेक्ट उस पर पड़ता है और नीचे से जैसे जिससे गंदगी है ऊपर कम जाता है, गंदगी जाने से भी वास्तु दोष बढ़ता है। तो नीचे के जो गंदगी है धूल कण में ऊपर नहीं जा पाता है, जिसके चलते भी कमता है और सूर्य का किरण उसे नजदीक पड़ने के भी कारण होता है। और स्वच्छ वातावरण उसको जितने तलाव पर जाने से वास्तु दोष धीरे धीरे मिटता है, यही कारण है। वास्तु दोष का नियम है कि जय तला होता है उतना से भाग दिया जाता है और जितने ऊंचा होगा उतने मकान में दोष घट जाएगा। लेकिन 1-2 तले मकान में ज़्यादा होता है, लेकिन उसका नियम एगो है कि दक्षिण कोण पर अगर नीम का गाछ लगा दें तो वास्तु दोष मिट जाता है। जिन भाइयों को अगर वास्तु दोष से परेशान है तो लगा दें। आचार्य जी धन्यवाद। मेरा अगला सवाल नागेंद्र जी से है। नागेंद्र जी, दर्शकों को ये बताइए, क्या रंग रोगन का भी वास्तु पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, इसका बहुत बड़ा महत्व है वास्तु में। यदि वास्तु के अनुसार घर में रंग रोगन कराया जाए तो बहुत ही घर में शांति बना रहता है। किचन को नारंगी रंग से पेंट कीजिए, बाथरूम है उसको हल्का नीला कीजिए, ड्राइंग रूम है या पूजा रूम को लाल कीजिए या पीला कीजिए, बेडरूम है उसको सफ़ेद कीजिए या गुलाबी कीजिए। ये सब शुभ माना गया है ये सब रंग करने से। इसके अनुसार करने से उसका वास्तु दोष दूर होता है। लेकिन सीलिंग घर में सबका सफ़ेद ही होना चाहिए। इसमें रंग पर जो आपने पूछे है कि रंग रोगन का क्या महत्व है, तो रंग का पूर्ण महत्व है मकान। मकान का वास्तु दोष से भी जुड़ा हुआ है रंग। अगर जिस मकान में रंग एक ही रंग किया जाए, चाहे मान लिया जाए कि पिंक कलर किया जाए, एक ही कलर हो, तो मकान में वास्तु दोष न होते हुए वास्तु दोष होने लगता है। कारण होता है कि अगर पिंक कलर एक ही कलर पूरे मकान को किया जाए तो पिंक सूर्य का कारक होता है। अगर मकान में सूर्य बलवान हो जाए तो नींद में कमी लाएगा, क्योंकि सूर्य अग्नि है, अग्नि तत्व में आता है और मकान में अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ने से इंसान को नींद में कमी आएगी। चंद्रमा कमजोर होता है, यानी शरीर में जल की कमी होगा, मन अशांत होगा, शरीर कमजोर होगा और चर्म रोग का बीमारी होगा। इसलिए कि पिंक कलर बहुत से लोग करते हैं, तो पिंक कलर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर एक ही रंग किया जाए सफ़ेद पूरे मकान को,
तो उस मकान से भी वास्तु दोष न होते हुए वास्तु दोष में आ जाता है मकान में। कारण है कि सफेद जो है चंद्रमा का कारक ग्रह है। सफेद अगर चंद्रमा के कारक ग्रह के पूरे मकान कर दिया जाए तो उसमें सभी लोग रात भर सोए रहेंगे, लेट तक सोए रहेंगे, उनकी नींद टूटेगी नहीं, सोने ही का मन करेगा, जागने का मन नहीं करेगा, आलस उनमें आएगा। तो आलस आवेगा तो जितने इंसान में आलसी होगा तो कर्म उसका कमजोर होगा, और कर्म कमजोर होगा तो भाग्य कमजोर होगा, और भाग्य कमजोर होगा तो इंसान कमजोर होगा। इसलिए एक ही कलर अगर सफ़ेद भी किया जाए मकान में तो वास्तु दोष न होते हुए मकान में वास्तु दोष एक हो जाता है। इसलिए एक मकान में एक ही रंग नहीं होने चाहिए। अगर रंग वास्तु दोष मिटाने के व्यू से अगर मकान किया जा रहा है तो स्वामी जी अभी कहा है, नागेंद्र स्वामी, वो सत्य कहें कि इस रूम का ऐसा होना चाहिए, किचन का ऐसे होना चाहिए, जो रंग उन्होंने बताया वो 100% सत्य बताया है। अगर वैसे मकान का कलरिंग किया जाए तो मकान में वास्तु दोष होते हुए वास्तु दोष मिटता है और सुख शांति की समृद्धि होती है। अब चला कि मकान में रंग करने के पहले बहुत से लोग जो हैं उसमें ध्यान कि बाहरी नहीं देते हैं, अंदर तो दे दिए कि कैसे कैसे किया जाए, लेकिन बाहरी नहीं किया जाता है। लेकिन बाहर को भी है कि अगर आप अंदर में 4 रंग से कलरिंग किया 4 तो 4 के आधा होता है 2, तो 2 रंग बाहर भी होना चाहिए। जी, आप ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि घर को तो बहुत अच्छे से सजा लेते हैं, 4-5 कलर लगा लेते हैं, लेकिन बाहर जो होता है एक ही कलर। हाँ, तो उसके नियम है कि अगर अंदर में 4 रंग किए हैं तो उसका आधा होता है 2 रंग में होना चाहिए। अब 2 रंग कैसे होना चाहिए? तो पूरब हो तो पूरब अगर लिए हुए हैं तो कुछ लालिमा उजला कर मिला करके रंग करिए, और पश्चिम हो तो थोड़ा सा उजला और नीला माने नील डाल करके कीजिए। पश्चिम कोण शनि का होता है और पूरब कोण सूर्य जो उगते हैं इसलिए सूर्य का माना गया है। तो पूरब अगर लाल रंग में हल्का सा लाल, पूरा लाल नहीं, हल्का सा लालिमा लिए हुए अगर गुलाबी रंग में लाल किया जाए और पश्चिम नीला रंग और उजला में मिला करके किया जाए तो बड़ी शुभ होता है। अब रहा है कि पश्चिम और पूरब तो हो गया, तो उत्तर दक्षिण कैसा हो? तो दक्षिण भी लालिमे हो और पश्चिम जो हो गया तो वो भी हल्का सा लालिमा ही हो, हल्का सा गुलाबी रंग हो, यानी 3 कोण हल्का गुलाबी रंग हो और पश्चिम साइड उजला और नीला मिला करके किया जाए तो मकान में वास्तु दोष होते हुए भी मकान का दोष मिटता है। यानी 2 कलर होना चाहिए बाहर। अब अगर मकान में अंदर 5 कलर किया, 5 टाइप के कलरिंग किया तो उसका आधा होता है 2.5, तो 2.5 रंग होना चाहिए। तो 2.5 कैसे होता है कि अगर पश्चिम कर दिए और पूरब कर दिए, 2 रंग में आ गया, और एक कोना में आधा एक रंग ले लीजिए तो आधा वो भी हो गया, तो 2.5 कोण। तो आधा कोण लेना है तो भंडार कोण लीजिए। तो भंडार कोण के सबसे शुभ अंक होता है पीला, यानी उत्तर जो होता है, उत्तर कोण अगर ले लिए तो पीला रंग ले लीजिए, हल्का सा पीला, पूर्ण पीला नहीं, बाहरी रंग में पूर्ण गुलाबी नहीं, हल्का सा, और पीला भी किए तो हल्का सा पीला, यानी उत्तर साइड हल्का सा पीला रंग किया जाए तो पूर्ण शुभ माना गया है। वास्तु दोष कितना हो मकान में हो वो दोष मिट जाता है। जी आचार्य जी, कई सारे दर्शकों का मतलब कई सारे लोगों का घर जो होता है दो मुखी होता है, ठीक है, मतलब उनका द्वार आगे से भी होगा, ठीक है, और पीछे भी कहीं खुलता होगा दरवाजा, वो दोनों मेन डोर ही एक तरह से कहा जाए तो मेन डोर ही होता है। वैसे घर में किस तरीके का रंग रोगन होना चाहिए, किसको मुख्य द्वार बनाना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए उन्हें? ऐसे मकान का होता है कि शुभ है रुख जो माना गया है पूरब। अगर पूरब है और किन्हीं को पश्चिम में भी है, पूरब और पश्चिम दोनों कोण में है, तो ये शुभ नहीं है। पूरब और पश्चिम दोनों किया जाए तो क्या होता है कि वास्तु दोष है क्या? अब किधर से आपको हवा का निवास है, अगर पूरब से हवा का निवास है और पश्चिम खुला है तो पश्चिम निकल गया हवा, ऑक्सीजन जो यानी हवा है कहीं रुक नहीं रहा है। या आप आइए तत्व पर, अगर जो भी तत्व पूरब से अंदर आया और वो सीधे पश्चिम निकला गया, मकान में वास किया ही नहीं, तो मकान की वृद्धि नहीं होगा। इसलिए अगर पूरब से गेट है तो पश्चिम गेट अगर है तो शुभ नहीं है, पश्चिम बंद कर दीजिए। अगर पूरब है और उत्तर है तो चलेगा, 2 अगर गेट है तो पूरब और उत्तर है तो शुभ है। अगर पूरब और पश्चिम है तो शुभ नहीं है। अगर उत्तर गेट है और फिर पूरब कर दिया गया तो भी शुभ है। लेकिन कुछ के मकान में पूरब में गेट, दक्षिण में गेट है,
तो दक्षिण का गेट को माना गया है कि अशुभ है, लेकिन अगर दक्षिण के गेट को अगर पश्चिम खोल दिया जाए तो वो दोष मिट जाता है। अगर दक्षिण गेट किसी का है, अगर पश्चिम खोल दिया जाए या पूरब खोल दिया जाए, यानी 2 गेट हो जाए तो शुभ है। नागेंद्र जी, दर्शकों को ये बताइए कि तुलसी का जो पौधा होता है वो वास्तु के हिसाब से किस कोण में लगाया जाए? तुलसी का पौधा उत्तर पूर्व कोण पर शुभ माना गया है जी। और घर के दक्षिण नीम का पेड़ बहुत ही शुभ माना गया है, अति शुभ कहिए उसको। घर के पीछे आंवला का पेड़ लगा देना चाहिए, वो भी शुभ है। घर के आगे आम का पेड़ अगर हो तो वो और अच्छा है, बेल हो तो भी अच्छा है। ये सब अच्छा माना गया है और शुभ माना गया है। बेल का पेड़ को सूर्य माना गया है, इसलिए वास्तु के अनुसार इसे अति शुभ कहिए जी। और कई बार क्या होता है ना कि लोग जाने अनजाने में कहिए या फिर जानबूझ के कहिए कि घर के आंगन में या फिर घर के आगे या पीछे नीम का पेड़ लगा देते हैं, बरगद का पेड़ लगा देते हैं या फिर पीपल का पेड़ लगा देते हैं, तो इस पे क्या कुछ करें? ये तो जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वास्तु दोष हुआ, बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाएगा घर में ये सब पेड़ जी। तो मतलब घर के आंगन में या फिर पीछे या घर के आसपास कहीं पे भी नीम का पेड़ नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो तो हम बताए कि कहाँ पर लगाना चाहिए। इसमें जो हम बता चुके वैसे ही लगाइए। पीपल का जो पेड़ किसी किसी के आंगन में होता है जी, तो उसका क्या वास्तु से उस पे बहुत नुकसान है, उससे बहुत नुकसान है, नहीं लगाना चाहिए। आम ये सब नहीं, ऐसे भी वैज्ञानिक कारण से भी नुकसान है और ऐसे वास्तु दोष भी है उसमें। घर में पौधा लगाने के कारण पहले जानिए। ऐसे पौधा हरियाली का प्रतीक है और हरा बुध का प्रतीक है और बुध भगवान विष्णु का प्रतीक है और भगवान विष्णु ने ही इस संसार का जन्म दिया है। संसार का निर्माण करता भगवान विष्णु। ऐसे पुराण में भगवान शंकर को माना गया है कि विश्व का निर्माण करता है, लेकिन हम लोग वैदिक रीति रिवाज से या तंत्र विद्या में पढ़ाई हुई है कि भगवान विष्णु विश्व का निर्माण किया। पहले तो उन्होंने निर्माण किया ब्रह्मा को और शंकर के को, 2 का निर्माण करता भगवान विष्णु। और ब्रह्मा को उन्होंने कहा कि आप जाकर के विश्व का निर्माण कीजिए और ब्रह्मा सर्वप्रथम निर्माण करना शुरू कर दिया। अब वो पहले पुरुष का उसने जन्म दिया, उसके बाद स्त्री का जन्म दिया, इसलिए धरती पर कहा गया कि पुरुष प्रधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन सबसे पहले निर्माण ब्रह्मा ने पुरुष को किया। ऐसे सबसे संसार में भगवान विष्णु ने भी पुरुष का ही निर्माण किया था, ब्रह्मा और विष्णु का, और ब्रह्मा ने भी सर्वप्रथम पुरुष का ही निर्माण किया। बाद में पता चला कि अगर पुरुष ही निर्माण हो तो संसार का निर्माण कैसे होगा, तो फिर स्त्री का निर्माण किया गया। तो सभी देवता यानी ब्रह्मा और शंकर गए भगवान विष्णु के पास और कहा कि हमको प्रभु आदेश दीजिए कि मैं स्त्री का भी निर्माण करूं, क्योंकि पुरुष से निर्माण संसार का नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप स्त्री का निर्माण करना शुरू कीजिए। लेकिन पहले दोनों ने आर्जू किया कि प्रभु पहले आप तो निर्माण करके हमको दीजिए। तो भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम सुने हैं कि लक्ष्मी का निर्माण हुआ, जो महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम निर्माण किया महालक्ष्मी का, और महालक्ष्मी के निर्माण होने के बाद महालक्ष्मी ही निर्माण करता बनी स्त्री का, और उसने निर्माण किया। तो उसने निर्माण किया। जी स्वामी जी, आपको अभी समय के अभाव से आपको रोकना चाहूँगी। अगला सवाल मैं नागेंद्र स्वामी जी से करना चाहूँगी। नागेंद्र जी, दर्शकों को ये बताइए कि जो लोग घर जल्दी बनाना चाहते हैं, फिर जो लोग घर जल्दी खरीदना चाहते हैं, वो लोग ऐसा क्या कुछ करें जो कि वो घर जल्दी खरीद लें? देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर जल्दी बनाना हो तो नींव तो डालना जरूरी है। नींव में नाग नागिन का पूजा होता है, उसको जमीन के अंदर डाला जाता है। वो बहुत ही शुभ काम है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। जो लोग जानते हैं मकान बनाने का, छोटा भी मकान बनाते हैं तो नींव जरूर डालते हैं। नींव का बहुत बड़ा महत्व है। लोग धर्म में माना गया है कि नाग के ऊपर ही सारी दुनिया सृष्टि जगत है, इसलिए बहुत ही बड़ा महत्व है इसका। जी, मतलब कोई भी अगर भूमि खरीदे हैं
और घर का निर्माण करना चाह रहे तो वो सबसे पहले नागिन को जमीन के अंदर स्थापित जी भूमि पूजन वही हुआ जी मकान शुरू करने के पहले भूमि पूजन करना है, जिसमें जी उसी में नाग नागिन का है कि जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। बहुत सारे दर्शकों को ये जानने की इच्छा होती है कि घर का मुख्य द्वार कैसा हो, तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? द्वार से ही घर में हवा का प्रवेश होता है, इसलिए मुख्य द्वार बड़ी होनी चाहिए, माने ऊंचा और चौड़ा होना चाहिए, और उस पर लकड़ी का मूल है। लकड़ी सूर्य का कारक है। लकड़ी का माने मुख्य गेट हो तो लकड़ी का। अगर लकड़ी में भी अगर प्रधान माना गया है तो सबसे प्रधान लकड़ी का माना गया है सागवान। अगर सागवान का मुख्य द्वार बनाया जाता है तो मकान का सूर्य बलवान होता है, क्योंकि लकड़ी में जो सागवान लकड़ी है वो मुख्य रूप से सूर्य का कारक ग्रह है। ऐसे सभी लकड़ी मुख्य रूप से कारक ग्रह है, लेकिन विशेष कारक ग्रह है सागवान की लकड़ी। अगर सागवान की लकड़ी का गेट मेन अगर बनाया जाए तो मकान का सूर्य मजबूत होता है, और जब मकान का सूर्य मजबूत होगा तो घर में जो हवा प्रवेश किया है पूरा घर का वातावरण शुभ होगा। और घर का सूर्य कमजोर होने से घर में बीमारी का कारक होते हैं। इसलिए जो मुख्य द्वार है वो चौड़ा और ऊंचा बनाना चाहिए और लकड़ी का बनाना चाहिए। अब होता है कि द्वार भी किधर हो, तो पूर्व और दक्षिण के कोण पर अगर हो, पूर्व और दक्षिण के कोण पर अगर मकान हो यानी पूर्व में हो तो ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पूरब और उत्तर के कोण पर यानी पूरब में बनाते हैं वो शुभ, लेकिन वो निशान कोण हो जाता है, और निशान कोण में गेट शुभ नहीं माना गया है। वो अग्नि कोण और माने उत्तर और दक्षिण यानी पूरब की ओर, पूरब और दक्षिण यानी पूरब की ओर गेट बने यानी दक्षिण के कोण पर, तो ज़्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा अग्नि का भी प्रवेश होता है, यानी शीतल और अग्नि दोनों का प्रवेश होता है। लेकिन उसमें लोग बाहर से लोग आएंगे तो उसमें उस द्वार से जब हिलेंगे तो सूर्य की यानी रोशनी लेकर के घर में आएंगे। लेकिन अगर निशान कोण पर गेट बना दिया जाए यानी उत्तर और पश्चिम के कोण पर बना दिया जाए तो जो भी उस घर में प्रवेश करेंगे तो अग्नि के साथ नहीं करेंगे, इसलिए उस घर में आने वाले का बुरा ज़्यादा होता है यानी घर का बुरा होता है। लेकिन दक्षिण में अगर गेट बना दिया जाए तो और ज़्यादा बुरा होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दिनेशानंद स्वामी जी आपका, नागिनी स्वामी जी आपका। आशा करती हूँ दर्शकों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और आप भी घर बनाते समय या लेते समय इनकी कई बातों का विशेष ध्यान देंगे। सनमार्ग न्यूज़ लाइव के साथ आप बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।